दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी प्राग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हेग। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम सही आंसर दिया है। चलिए अब आगे की बात एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया था। इस कोर्ट की सीट या पीठ नीदरलैंड के हेग में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इस न्यायालय का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं विशेष एजेंसियों के कानूनी प्रश्नों पर सलाह देना है। ये 15 न्यायाधीशों से बनी है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हेग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है? भारत, चीन, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी स्विट्जरलैंड। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन को स्विट्जरलैंड में आल्प्स पहाड़ियों से गुजरते हुए देखा गया। स्विट्जरलैंड के पास दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस ट्रेन में 100 कोच हैं, जिनकी लंबाई 1910 मीटर है और इसमें 4550 सीटें हैं। स्विट्जरलैंड की रेलवे प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड एक पहाड़ी यूरोपीय देश है, जहां आल्प्स की ऊंची चोटियां हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 55 वर्ष की आयु तक या फिर 5 वर्ष या 55 वर्ष की आयु तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात राज्य के चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा की है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, जबकि वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन जारी करता है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई जारी किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। पीजीआई राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण का एक विशिष्ट सूचकांक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसके लिए 70 संकेतकों में 1000 अंक शामिल किए गए हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? नई दिल्ली, कोच्चि, हैदराबाद या फिर कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोच्चि। अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन आज यानी 4 नवंबर से कोच्चि में किया जा रहा है, जो 6 नवंबर तक जारी रहेगा, इसलिए विकल्प बी सही है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम आजादी @ 75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता है। यह आयोजन
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और शहरी परिवहन क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोच्चि। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अधीन आता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संचार मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संचार मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। IPPB को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस पर भारत सरकार का 100% मालिकाना हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया था। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक सेवा उपलब्ध कराना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संचार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF की स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज के गिरने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF चर्चा में आ गया है। ऐतिहासिक रूप से PMNRF की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1948 में की थी, इसलिए विकल्प ए सही है। ये सार्वजनिक योगदान द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता करना था। वर्तमान समय में इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि से निपटने के लिए किया जाता है। इस फंड में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान होता है, जिसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सहज और सुगम क्या है? वृद्धजनों के लिए योजना, आयकर रिटर्न के प्रकार, बेरोजगार युवकों के लिए पोर्टल या फिर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आयकर रिटर्न के प्रकार। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने अपने करदाताओं के लिए एकल आयकर रिटर्न यानी ITR फॉर्म का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में 7 प्रकार के ITR फॉर्म हैं, जिनका उपयोग करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किया जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार सभी करदाता ट्रस्ट और गैर लाभकारी संगठनों जो कि ITR 7 से जुड़े हुए हैं को छोड़कर एक सामान्य ITR फॉर्म का उपयोग करने में सक्षम होंगे। सामान्य करदाताओं को ITR 1 सहज और ITR 4 सुगम या प्रस्तावित सामान्य ITR में रिटर्न दाखिल करने का विकल्प मिलेगा, इसलिए विकल्प बी सही है। ITR 1 जिसे सहज कहा जाता है, छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए है। सहज फॉर्म 50 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों द्वारा वेतन, गृह संपत्ति या अन्य स्रोतों से आय के साथ दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं ITR 4 सुगम ITR 1 की तरह एक सरल रूप है। इसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों द्वारा दायर किया जा सकता है, जिनकी कुल आय व्यवसाय और पेशे से 50 लाख रुपए तक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आयकर रिटर्न के प्रकार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1938, 1939, 1940 या फिर 1941? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1939। हाल ही में पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक यानी IG के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939 को किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी अद्भुत क्षमता के कारण इसे किसी भी शीघ्र आवश्यकता पड़ने वाली स्थितियों में बुलाया जा सकता है। CRPF ने लोगों और राज्य प्रशासन के द्वारा सबसे अधिक स्वीकार्य बल का दर्जा हासिल कर लिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1939। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक बड़े मारक ऊंचाई वाले ब्रैकेट के साथ
चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। DRDO रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाना है। इसका गठन 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान यानी TDE और रक्षा विज्ञान संगठन यानी DSO के साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय DTTP के समामेलन से हुआ था। यह 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जो वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रक्षा मंत्रालय। चलिए अब हम आज के एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर पहुंच गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मोना लोआ क्या है? यूक्रेन का एक शहर, ईरान की एक नदी, हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी या फिर दक्षिण अफ्रीका का एक पठार? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी। चलिए आगे की बात एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ में हलचल मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी फट सकता है। मोना लोआ 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो एक साथ हवाई द्वीप समूह का बड़ा द्वीप बनाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। लिखित इतिहास में 1843 से यह 33 बार प्रस्फुटित हुआ है, जबकि आखिरी बार यह 1984 में फटा था। यह हवाई के सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप ओहू से लगभग 200 मील दक्षिण में है, जहां राज्य की राजधानी होनालुलु और समुद्र तट रिजॉर्ट वाइकिकी दोनों स्थित हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।